नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल। छोटी आवाज के बड़े मंच पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और अब वक्त है पब्लिक इंटरेस्ट का। आज पटियाल अपने पहले परीक्षण में एनटीए पर एक और बड़ा खुलासा करेगा। एनटीए जो एग्जाम करवाता है उसमें सेंधमारी का नया मॉडल सामने आ गया है। किस बड़े एग्जाम में हुई ये सेंधमारी और वो कौन सा टूल है जिसे एनटीए का सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर पाया। एनटीए के सेंटर पर एक तरफ तो एग्जाम चल रहा था तो दूसरी तरफ सेंटर के बाहर एग्जाम माफिया लाइव पेपर सॉल्व करवा रहा था। आज नीट पर सीबीआई की सुपर एक्सक्लूसिव फाइल भी खुलेंगी, इसीलिए बने रहिए मेरे साथ। दूसरा परीक्षण मौत के नए वायरस का होगा, जिसकी जद में आने से देश के 3 राज्यों में हड़कंप है। 9 दिन में यह संदिग्ध वायरस गुजरात में 44 बच्चों की जान ले चुका है। वायरस के लक्षण क्या हैं, इलाज क्या है, यह फैलता कैसे है, सरकार इसकी रोकथाम के लिए क्या कर रही है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब तक क्या कुछ किया, पूरा परीक्षण मेरे साथ देखिए। आज का तीसरा परीक्षण पुरानी जनगणना के आंकड़ों के आधार पर बनने वाली नई योजनाओं का होगा। ताजा जनगणना ना होने से देश में 13 साल पुराने आंकड़ों के आधार पर नीतियां बनाई जा रही हैं। विपक्ष के शासन वाले राज्य मोदी पर यही आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार उनके साथ भेदभाव कर रही है। इस पूरे आरोपों की तस्दीक देखने के लिए रात 9:25 तक आप बने रहिए पटियाल के साथ। आज पटियाल का पहला परीक्षण एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के एक और बड़े फेलियर का होगा। लेकिन पहले आप नीट रिजल्ट से जुड़ा एक बड़ा अपडेट जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एनटीए ने आज नीट का संशोधित रिजल्ट जारी कर दिया है। नए रिजल्ट की खास बात यह है कि टॉपर्स की जो संख्या पहले 67 थी वो अब घटकर 17 रह गई है। 17 में से 4 टॉपर राजस्थान के हैं, 3 महाराष्ट्र के हैं, 2 यूपी के और 2 दिल्ली से हैं। वहीं बिहार, चंडीगढ़, पंजाब, केरल, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल से एक टॉपर है। 70 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्हें पिछले रिजल्ट में 716 अंक मिले थे। नए रिजल्ट के हिसाब से सिर्फ 6 कैंडिडेट्स को 716 अंक हासिल हुए। 77 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्हें 715 अंक मिले हैं। एनटीए के नीट के 24 लाख बच्चों के साथ कैसे खिलवाड़ हुआ, पटियाल पिछले 43 दिन से आपको यह दिखा रहा है। नीट की जांच पड़ताल के बीच आज एक और खुलासा होगा। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक और एग्जाम करवाने में फेल हो गई है। एनटीए के CSIR नेट यानी द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के नेट एग्जाम में बड़ी सेंधमारी हो गई। इस सेंधमारी के लिए किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हुआ, क्या इसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नीट एग्जाम को लीक करने में भी हुआ था? पटियाल के परीक्षण में पेपर लीक पर आज बड़े खुलासे होंगे। सीबीआई की नीट फाइल्स भी आज मैं खोलूंगा, लेकिन पहले CSIR नेट के लीक वाले उस परीक्षण को देख लीजिए आप। देश के 224 सेंटर पर 225 सेंटर पर यानी कल 25 जुलाई को CSIR नेट की परीक्षा चल रही थी। यह परीक्षा 2 शिफ्ट में हो रही थी, सुबह 9 से 12 बजे और दोपहर 3 से 6 बजे के बीच। मेरठ की सुभारती यूनिवर्सिटी में भी CSIR नेट एग्जाम के लिए एनटीए ने सेंटर बनाया था। एग्जाम था तो बड़ी संख्या में कैंडिडेट एग्जाम देने भी पहुंचे। पेपर में सेंधमारी के सेंटर में 3 कर्मचारी सुपर एक्टिव थे। यूपी एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स का दावा यह है कि सेंटर के तीनों कर्मचारियों ने एनी डेस्क सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया। नेट परीक्षा के लिए लगाए गए कंप्यूटर्स की स्क्रीन को अपने लैपटॉप पर शेयर किया इन्होंने। इसके साथ सर्वर रूम में बैठकर आरोपियों ने नेट पेपर का एक्सेस लिया और फिर उसे सॉल्व किया। पुलिस को तीनों कर्मचारियों से बरामद लैपटॉप में पेपर के सेंधमारी वाला एनी डेस्क सॉफ्टवेयर मिला है। मोबाइल और दूसरे डिवाइस भी जब्त किए गए हैं। साथ ही आरोपियों के मोबाइल से 11 कैंडिडेट्स का डिलीटेड डेटा भी पुलिस को रिकवर हुआ है। CSIR नेट पेपर में सेंधमारी का सुप्रभाती प्रशासन का क्या कहना है? उन्होंने TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को यह जगह किराए पर दे रखी है। एग्जाम TCS सेंटर में ही हो रहा था। यूनिवर्सिटी का कोई स्टाफ सेंटर में मौजूद नहीं था, यह यूनिवर्सिटी का कहना है। सर्च के दौरान एग्जामिनेशन लैब के सर्वर रूम से लोकल एरिया नेटवर्क के जरिए एक्स्ट्रा एडमिन कंप्यूटर मिले
और सर्वर रूम में 2 लैपटॉप मिले जिसमें एनीडेस्क रिमोट एक्सेस टूल इंस्टॉल किया हुआ है। CSIR नेट की परीक्षा में भी सेंधमारी कर दी गई और सुभारती विश्वविद्यालय में जो परीक्षा चल रही है, यहाँ पर जब STF ने छापा मारा तो बड़ा खुलासा हुआ। एग्जामिनेशन लैब थी, उसके सर्वर रूम में लोकल एरिया नेटवर्क के जरिए एक्स्ट्रा एडमिन कंप्यूटर मिला और सर्वर रूम में जो 2 लैपटॉप मिले हैं उनमें एनीडेस्क रिमोट एक्सेस टूल मिला। इसके साथ ही एक मोबाइल एग्जाम कराने वाले कर्मचारी से मिला है कि बाहर से बैठा हुआ जो सॉल्वर है वो एग्जाम को सॉल्व करा रहा था। सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से नकल कैसे कराई जाती है, मेरठ के एनीडेस्क मॉडल से आप ये समझ सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि नीट के एग्जाम में भी पेपर लीक के लिए एनीडेस्क सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया था। हजारीबाग के OSS स्कूल ने नीट पेपर का फोटो खींचने के बाद उसे कंप्यूटर में सेव किया और फिर एनीडेस्क सॉफ्टवेयर के जरिए स्क्रीन शेयर कर पेपर को दूसरी जगह पर भेजा गया। पटियाल इसलिए ही तो कहता है नीट का पेपर लीक लोकल नहीं ग्लोबल है। अब CBI की नीट फाइल्स का परीक्षण होगा। पटियाल का यह परीक्षण आज इसलिए बेहद खास है क्योंकि पिछले 43 दिन से 24 लाख बच्चों की लड़ाई लड़ते हुए पटियाल ने नीट पर जो भी खुलासे किए वो खुलासे CBI की नीट फाइल्स में दर्ज हो गए हैं। पटियाल हर बात को सबूत के आधार पर बताकर कहता है। 43 दिन में कई बार डंके की चोट पर यह कहा कि नीट का पेपर हजारीबाग से ही लीक हुआ। पटियाल ने रांची के हजारीबाग तक नीट पेपर के ट्रांसपोर्टेशन में हुई गड़बड़ी की टाइमलाइन भी आपको दिखाई थी। पेपर पटना कैसे पहुंचा, कैसे कैंडिडेट को रटवाया गया, किसने रटवाया और किसने जलाया, पेपर लीक के सारे किरदारों को मैंने बेपर्दा किया। पेपर लीक में CBI की जांच रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने यह मान लिया कि नीट का पेपर हजारीबाग और पटना में लीक हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने CBI की रिपोर्ट सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में कहना था कि इस रिपोर्ट सार्वजनिक होने से पेपर लीक की जांच प्रभावित हो सकती है, लेकिन अब CBI ने नीट पेपर लीक पर अपना स्टेटमेंट जारी किया है। CBI के स्टेटमेंट ने पटियाल के हजारीबाग टू पटना वाले हर परीक्षण पर मोहर लगा दी। CBI की रिपोर्ट में कौन कौन सा राज खुला और कैसे पटियाल के नीट लीक वाले परीक्षण ने CBI की राह आसान की, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेकर चलता हूं। दिल्ली से लेकर पटना और पटना से लेकर हजारीबाग तक कैसे NTA ने खिलवाड़ किया, यह मैंने आपको दिखाया। झारखंड के हजारीबाग में OSS स्कूल में नीट का पेपर लीक हुआ। इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग जो है वहां का, उनकी उस यूनिट ने एक स्कूल से कुछ जले हुए पेपर बरामद किए थे। पटियाल जब तक किसी मुद्दे को अंजाम तक नहीं पहुंचा देता तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ता। 7 जून से पटियाल ने 24 लाख नीट कैंडिडेट्स के हित में अपनी जांच पड़ताल शुरू की थी। आपको बताया था कि पटना में जले हुए पेपर मिले हैं, उनका सीरियल कोड हजारीबाग के OSS स्कूल सेंटर से मैच हो गया है। अब CBI ने भी अपने स्टेटमेंट में यही माना है कि हजारीबाग के OSS स्कूल से ही 5 मई 2024 को पेपर लीक हुआ था। और सुनिए, पटियाल ने जो आपको बताया था कि OSS स्कूल में रखे ट्रंक से पेपर निकाला गया, पंकज नाम के शख्स ने क्वेश्चन पेपर का फोटो खींचा। अब CBI ने भी अपने स्टेटमेंट में यह साफ लिखा है कि 5 मई 2024 यानी पेपर वाले दिन की सुबह पंकज उर्फ आदित्य उर्फ साहिल ने पेपर एक्सेस किया। मास्टरमाइंड पंकज है जिसने स्कूल के प्रिंसिपल, NTA कोऑर्डिनेटर, सेंटर सुपरिटेंडेंट और वाइस प्रिंसिपल के साथ मिलकर पेपर चोरी किया। अब आपको पेपर लीक कांड की पूरी टाइमलाइन CBI के रिकॉर्ड के आधार पर समझाता हूं। CBI के मुताबिक पटना में जले हुए पेपर के जरिए CBI हजारीबाग के सेंटर OSS स्कूल तक पहुंची। जांच में पता लगा कि जिन ट्रंक में नीट पेपर लाया गया था उन्हें OSS स्कूल में कंट्रोल रूम के अंदर रखा गया था। पेपर आने से कुछ मिनट बाद OSS स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक और वाइस प्रिंसिपल अवैध तरीके से कंट्रोल रूम में घुसे। 5 मई की सुबह ही यह सब हुआ। दोनों लोग
स्कूल के कर्मचारी और मास्टरमाइंड पंकज को भी अपने साथ कंट्रोल रूम में लेकर गए थे। कंट्रोल रूम में आधुनिक टूल्स का इस्तेमाल कर ट्रंक को खोला गया जिसमें पेपर थे और नीट पेपर को एक्सेस किया गया। सीबीआई ने ये टूल और ट्रंक सीज कर लिए हैं। सीबीआई के मुताबिक चुराए गए नीट पेपर को 5 मई की सुबह सॉल्वर गैंग से सॉल्व करवाया गया। सॉल्वर गैंग में एमबीबीएस के स्टूडेंट शामिल थे। इन सॉल्वर्स को आंसर तैयार कराने के लिए खास तौर से 5 मई को हजारीबाग लाया गया। जिन कैंडिडेट्स ने एडवांस पेमेंट की थी, यानी जो पेपर लीक करवाना चाहते थे, पैसे दे दिए थे माफिया को, उनसे पेपर शेयर किया गया। पहला ग्रुप दूसरे ग्रुप के संपर्क में था। दूसरे ग्रुप ने कैंडिडेट्स को आंसर रटवाने के लिए अलग जगह का प्लान कर रखा था। तीसरा ग्रुप भी था जो कैंडिडेट्स को मोबिलाइज कर रहा था। यानी ये माफिया कितना संगठित है। फिर कैसे कह सकते हैं कि ये सिर्फ लोकल लेवल तक था? आप देखिए ना इनका जाल कैसे फैला हुआ है। खैर, नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने 33 जगहों पर छापेमारी की, 36 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 36 में से 15 गिरफ्तारियां बिहार पुलिस ने की थी। सभी आरोपियों को सीबीआई ने रिमांड पर लिया। सीबीआई की स्टेटमेंट में जितनी बातें लिखी हैं वो सब पटियाल के परीक्षण का हिस्सा थी, लेकिन एनटीए पेपर लीक की खबरों को लगातार नकारता रहा। शिक्षा मंत्री भी एनटीए के पक्ष में खड़े नजर आए थे। अब जांच में सारे तथ्य आईने की तरह साफ हो गए। पब्लिक इंटरेस्ट में अब पटियाल उस डेंजरस वायरस का परीक्षण करेगा जो अगर एक बार शरीर में घुसा तो जान जाने के चांस 75% से ज्यादा है। दावा है कि यह वायरस कोरोना से भी घातक है। मौत का यह वायरस है क्या और कैसे शरीर में घुसता है, फैलता कैसे है, क्या इसका इलाज संभव है? देश के कितने राज्यों में यह वायरस फैल चुका है? पहले मौत के इस वायरस का परिचय पटियाल से जान लीजिए, फिर वायरस अटैक से कांपते राज्यों की पूरी पिक्चर आपको दिखाऊंगा। इस जानलेवा वायरस का नाम है चांदीपुरा वायरस। गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में फैला हुआ है। 9 माह से लगातार 14 साल के बच्चों को इससे ज्यादा खतरा है। चांदीपुरा वायरस पर चिंता क्यों है? अब पटियाल आपको देश की चिंता बढ़ाने वाली कुछ तस्वीरें दिखाएगा। इससे आपको चांदीपुरा वायरस के खतरे का अंदाजा हो जाएगा। चांदीपुरा वायरस ने सबसे घातक अटैक गुजरात पर किया है। पिछले 9 दिनों में यहां 44 बच्चों की मौत हो चुकी है। साबरकांठा में 37 बच्चे पॉजिटिव पाए गए हैं। वायरस तेजी से स्प्रेड हो रहा है, बच्चों को बीमार कर रहा है और अस्पताल मरीजों से भरने लगे हैं। जिन इलाकों में यह संक्रमण फैला है वहां 50,000 से ज्यादा बच्चों की स्क्रीनिंग की गई है। 4 लाख घरों में कीटनाशक का छिड़काव किया जा रहा है। सभी जिलों और ग्रामीण अस्पतालों को संदिग्ध मामलों के नमूने एनआईवी सेंटर को भेजने के लिए कह दिया गया है। चांदीपुरा वायरस की स्टडी और रोकथाम के लिए स्पेशल टीम भी बनाई गई है। फिर भी वायरस आउट ऑफ कंट्रोल है। अब पटियाल आपको गुजरात के साबरकांठा लेकर चलेगा। वहां के कुछ गांव कैसे मौत का गढ़ बने, हालात कितने गंभीर हैं, वायरस को कंट्रोल करने के लिए ग्राउंड पर क्या कुछ किया जा रहा है, इसकी एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाता हूं। फिर वायरस से बचाव और इलाज की पूरी थ्योरी आपको समझाऊंगा। गांव में सन्नाटा पसरा है। बाहर वायरस का खतरा है, इसीलिए जान बचाने की खातिर लोग घरों में बंद हैं। चूल्हे ठंडे पड़े हैं। ये 4 साल के नंदू की तस्वीर है। नंदू अब इस दुनिया में नहीं है। 17 जुलाई को चांदीपुरा वायरस से नंदू की मौत हो गई। अब एक और तस्वीर देखिए। घरों की मार्किंग की जा रही है। एक खास निशान बनाया जा रहा है ताकि लोग ये समझ सकें कि ये घर वायरस की चपेट में है। घरों के बाहर और अंदर वायरस नाशक दवा छिड़की जा रही है। डीएम से लेकर सीएमओ तक मॉनिटरिंग कर रहे हैं। खतरा कितना बड़ा है इसका सच गुजरात के हेल्थ मिनिस्टर बता रहे हैं। 133 जितने केस अभी तक रजिस्टर्ड हुए, उसमें से 37 चांदीपुरा कंफर्म है। 133 में से डेथ 44 है, साथ में डिस्चार्ज भी हुए जो 26 है और अंडर ट्रीटमेंट 54 है। वायरस तेजी से फैल रहा है, इसका डेटा भी डरावना है।
पिछले 24 घंटे में पंचमहल में 15 केस, अरवली में 6, महिसाग में 2, खेड़ा में 2, महसाणा में 7, राजकोट में 5, सुरेंद्रनगर में 4, अहमदाबाद में 12, गांधीनगर में 6, साबरकांठा में 12, जामनगर में 6, मोरबी में 5, गांधीनगर, सूरत और बड़ोदरा में 10 केस मिले। गुजरात से निकला ये वायरस मध्य प्रदेश और राजस्थान तक फैल चुका है। पिछले 24 घंटों में राजस्थान में 2 और मध्य प्रदेश में 1 मरीज पॉजिटिव मिला है। वायरस का दायरा बढ़ सकता है, इसीलिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भी हरकत में आ गया है। अब पटियाला से चांदीपुरा वायरस की घातक केमिस्ट्री को समझिए। चांदीपुरा वायरस सुनने में नया लग सकता है, लेकिन वायरस 59 साल पुराना है। कैसे, ये बताता हूं। साल 1965 में महाराष्ट्र के चांदीपुरा गांव में पहला केस सामने आया था। चांदीपुरा गांव के नाम पर इस वायरस का नाम चांदीपुरा पड़ गया। 1965 में महाराष्ट्र में करीब 100 लोगों की जान चांदीपुरा वायरस ने ले ली थी। अब पटियाला आपको बताएगा कि यह वायरस है क्या। चांदीपुरा एक आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड वायरस है। इसकी फैमिली का लाइसा वायरस होता है, यानी जिससे कि रेबीज फैलती है, ये उसी फैमिली से है। ये वायरस इंसानों में फैलता कैसे है, अब पटियाला से इसकी जानकारी सुन लीजिए। चांदीपुरा वायरस का संबंध बैकुलो वायरस से होता है। इसका मतलब यह होता है कि वायरस मच्छर, सैंडफ्लाई यानी रेत की मक्खी, टिक्स और कीट पतंगों के काटने से फैलता है। गुजरात में लगभग हर साल इस वायरस के मामले दर्ज होते हैं, लेकिन इस बार केस तेजी से बढ़ रहे हैं। अब सवाल यह है कि चांदीपुरा वायरस को हराने के लिए गुजरात सरकार कितना तैयार है। क्या सरकार को आम लोगों की परवाह है? सरकार क्या कर रही है? पटियाला ने पब्लिक इंटरेस्ट में यही सवाल गुजरात के हेल्थ मिनिस्टर ऋषिकेश पटेल से पूछा। 4,96,676 जो कच्चे घर है उसमें मैलेथियन पाउडर का डस्टिंग किया गया है और कुल 1,05,775 कच्चे घरों में स्प्रेइंग की भी कामगिरी की गई है। 19,862 स्कूल्स में हमने मैलेथियन का डस्टिंग किया है और साथ में 1,624 स्कूल्स में स्प्रेइंग की कामगिरी भी हमने कर दी है। 1,569 आंगनवाड़ी में स्प्रेइंग की भी कामगिरी की गई है। गुजरात के हेल्थ मिनिस्टर की नजर में सब चंगा है, व्यवस्था एकदम टाइट है, लेकिन कांग्रेस कहती है कि बीजेपी वायरस को लेकर गंभीर नहीं है। सूबे में मौतें हो रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी को अपने राज्य की सुध लेनी चाहिए ताकि लोगों को बचाया जा सके। सरकार को जिस तरह से काम करना चाहिए, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो नहीं कर रही। सरकार लिफाफोफी करती रही, कुछ नहीं किया गया। आज दिन ब दिन गुजरात में वायरस बहुत बढ़ रहा है। मैं ज़रूर चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी जो कि खुद गुजरात से आते हैं, अभी भी तुरंत इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। चांदीपुरा वायरस का कोई इलाज है या नहीं? पटियाला ने इसकी जानकारी जुटाई तो पता यह चला कि चांदीपुरा वायरस की कोई वैक्सीन नहीं है। देश में चांदीपुरा एंटीवायरस ट्रीटमेंट नहीं है। अब जब वायरस का कोई टीका या टैबलेट नहीं है तो फिर बचाव कैसे होगा? आपको चांदीपुरा वायरस के इन्फेक्शन से बचने के उपाय बताता हूं। पहला, हाइजीन बनाए रखें। दूसरा, जंगली जानवरों से दूरी बनाए रखें। तीसरा, रात को सोते हुए या फिर जहां पर मच्छर ज्यादा हो वहां पर मच्छरदानी लगाकर सोएं। चौथा, पूरी बाजू के कपड़े पहने। पांचवा, इम्यूनिटी को मजबूत बनाए रखें। चांदीपुरा वायरस इसलिए अधिक खतरनाक है क्योंकि इसके लक्षण एकदम अचानक आते हैं और तेजी से बिगड़ते चले जाते हैं। अब कैसे पता चलेगा कि किसी के शरीर में वायरस घुस चुका है? पब्लिक इंटरेस्ट में पटियाला ने यह सवाल अहमदाबाद मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर तुषार पटेल से पूछा। उनका जवाब गौर से सुनिए, बचाव का तरीका पता चलेगा। वायरस का जो निदान है वो पीसीआर टेस्ट से, ब्लड सैंपल से किए जाते हैं। इसमें जो पीसीआर पॉजिटिव आते हैं तो उसकी ट्रीटमेंट में मुख्यत्वे ट्रीटमेंट कोई एंटीवायरल दवाई पाई नहीं गई है, लेकिन जो पैरासीटामोल और सपोर्टिव ट्रीटमेंट यहाँ देते हैं। मेनली हाइड्रेशंस
ही जो इसका ट्रीटमेंट है, और बुखार कम करने के लिए पैरासीटामोल। जो रोग हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए हम मेनली जो वो है जंतुनाशक दवाई वाली जो मॉस्किटो नेट आती है उसमें बच्चे को रखिए, पूरे कपड़े पहन के बच्चे को खिलाइए। बीमारी कोई भी हो उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। पटियाल अब आपको एक स्टडी रिपोर्ट दिखाएगा, इससे चांदीपुरा वायरस का जानलेवा चक्रव्यूह आपको आसानी से समझ आ जाएगा। साल 2003 में द लैंसेट की रिपोर्ट के मुताबिक चांदीपुरा वायरस का खतरनाक पहलू इसका डेथ रेट है। 2003-2004 में यह मध्य भारत में तेजी से फैला था। फैटेलिटी रेट इसका था 56 से 75% तक। इसका मतलब यह हुआ कि अगर 100 बच्चे संक्रमित हुए तो 56 से 75 बच्चों की उसमें मौत हुई, क्योंकि बच्चों का दिमाग वायरस से होने वाली सूजन को सहन नहीं कर पाता है। पब्लिक इंटरेस्ट में अब 13 साल पीछे चल रहे देश की विकास यात्रा का परीक्षण होगा। देश की आबादी कितनी है यह जानने के लिए केंद्र सरकार हर 10 साल बाद जनगणना यानी सेंसस करवाती है। सेंसस के डेटा के आधार पर केंद्र सरकार विकास की योजनाएं तैयार करती है। अब देश को विकासशील से विकसित बनाने वाली पटरी पर लाने की तैयारी चल रही है, लेकिन मोदी सरकार विकसित भारत के रोड मैप के लिए जिन आंकड़ों का इस्तेमाल कर रही है वो 13 साल पुराने हैं। और 3 दिन पहले मोदी सरकार ने जो बजट पेश किया उससे यह साफ हो गया कि फिलहाल इस साल सेंसस होने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन देश में जनगणना का होना और सही समय पर होना आखिर इतना जरूरी क्यों है? शनिवार को नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक होगी। बैठक में एजेंडा है विकसित भारत, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर विकसित योजनाओं का या विकास की योजनाओं का खाका खींचना है। इस वक्त भारत की अनुमानित आबादी करीब 144 करोड़ है, लेकिन 2011 की जनगणना के जिस डेटा को आधार बनाकर डेवलपमेंट के प्लान बनाए जा रहे हैं उसमें देश की आबादी 121 करोड़ ही है। इसीलिए विपक्षी नहीं बल्कि केंद्र सरकार के सहयोगी भी देश में जनगणना कराने की मांग कर रहे हैं। 2021 में हमारा जनगणना होना था और उस टाइम पे कोविड का टाइम हो गया। पुराना डेटा 15 साल का पहले वाला पुराना डेटा का रख के कोई भी प्लान करें ये कितना आउटडेटेड हो जाती है, कितना मिसमैच होती है, इसका ये सरकार समझने के लिए तैयार नहीं है। ये सरकार का सिर्फ अरेगेंस का चक्कर है। जनगणना जो होती है 10 साल के बाद होती है और जनगणना होनी चाहिए, ये बात सही है। अभी मतलब जो सेंसस कमिश्नर है तो उनको पूरा अधिकार है और वो मतलब जो 21 को जनगणना होनी चाहिए थी लेकिन थोड़ा लेट हो गया है। बहुत ही जल्दी मतलब जनगणना होगी। जनसंख्या का नहीं है सवाल, है उसकी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक। ये आंकड़ा इम्पोर्टेंट है पहले कि आर्थिक इकोनॉमिकल स्थिति कहाँ जा चुकी है, सामाजिक स्थिति क्या है, असमानता कितना है। आप उस इंडेक्स पर काम ही नहीं करते हैं, बजट पर बजट आप लाएंगे हैं। कायदे से साल 2021 में देश में नई जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड महामारी के चलते सेंसस की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया था। हालांकि 2022 में हालात सामान्य हो गए थे। मोदी सरकार ने जनगणना कराने पर कोई फैसला नहीं लिया। जनगणना का मतलब सिर्फ देश में रहने वाले लोगों की गिनती भर नहीं है। जनगणना से सिर्फ देश की आबादी का ही पता नहीं चलता है, बल्कि लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के अलावा शिक्षा के स्तर और आम जनता तक सरकारी योजनाओं की पहुंच की सटीक जानकारी भी मिलती है। सेंसस के लेटेस्ट आंकड़े होने से सरकार को माइक्रो लेवल पर नीतियां बनाने में आसानी होती है। सबसे बड़ी बात, जनसंख्या के जो आंकड़े होते हैं उन्हीं के आधार पर केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकारों को विकास के लिए बजट मिलता है। पंगा इसी बात के चलते हो रहा है कि विपक्ष बजट आवंटन में भेदभाव के आरोप लगा ही रहा है, बिना ताजा आंकड़ों के बनाई जाने वाली नीतियों पर भी सवाल खड़े कर रहा है। जनगणना के ताजा आंकड़े नहीं होने से केंद्र सरकार की मनरेगा योजना में राज्यों को फंड देने में समस्याएं खड़ी हो रही हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मोदी सरकार 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रही है। सरकार ये दावा करती है कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर भी निकल आए हैं। अगर सेंसस के ताजा आंकड़े होते तो ये मालूम होता कि देश में कितने लोगों को मुफ्त अनाज मिलना चाहिए। राज्यों का कहना है कि जनगणना के सही आंकड़े ना होने से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए बनाई गई योजनाओं के अलावा
वृद्धावस्था पेंशन, गरीबों के लिए आवास जैसी योजनाएं बनाने में और उनके लिए पैसों के आवंटन में परेशानी होती है। इसीलिए 6 राज्य पंजाब, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने कल होने वाली नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार कर दिया है। हालांकि विपक्ष में होने के बावजूद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन बहिष्कार करने की बजाय बैठक में शामिल होकर अपना विरोध जताने का फैसला करके बैठे। देश में विकास की नीतियां बनाने के लिए जनगणना के ताजा आंकड़े क्यों जरूरी हैं? इस सवाल का जवाब अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार से समझिए आप। अगर हमारा जो सेंसस जो है, वो जनगणना जो है, वो अगर डिले हो जाता है तो उसका डायरेक्ट असर इतना बजट पे नहीं पड़ता है जितना कि इनडायरेक्टली पड़ता है, क्योंकि जो जनसंख्या है उसके आधार पे हमारे सर्वे होते हैं। मेरा मानना है कि जो मोटे मोटे तौर पे जो चीज़ें हैं कि हमारे जो बेरोज़गारी कितनी है उसकी संख्या हमें ठीक से पता नहीं, लेकिन क्योंकि आज नौजवान बहुत प्रोटेस्ट कर रहा है, बाकी और प्रोटेस्ट हो रही है, गरीबी वैसे बनी हुई है, तो इसलिए हमें जब सेंसस सही होगा तभी सही आंकड़ों का पता लगेगा कि कितनी गरीबी है और कितनी प्राथमिकता हमें असंगठित क्षेत्र को देनी चाहिए। तो ये बात सही है कि जो हमने प्राथमिकता असंगठित क्षेत्र को उतनी नहीं दी है जितना संगठित क्षेत्र को दी है, और सेंसस के आंकड़े आएंगे उससे और ज़्यादा बेहतर पता लगेगा कि असंगठित क्षेत्र में किस प्रकार की परेशानी है और बेरोज़गारी किस प्रकार की है। तो हो सकता है कि हमारी जो नीतियां हैं वो और सही बन पाएं। केंद्र सरकार से मिलने वाले बजट को लेकर विपक्षी दलों की सरकारों वाले राज्यों की नाराजगी इसलिए भी है क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से बिहार जैसे राज्य को सालाना बजट के अलावा विकास के नाम पर भारी भरकम आर्थिक सहायता मिलती है, जबकि सीएजी की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार सरकार 2022-23 में मिले बजट का सिर्फ 70% ही खर्च कर पाई है। बिहार को 30% बजट केंद्र सरकार को लौटाना पड़ा। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर केंद्र सरकार के पास सेंसस के ताजा आंकड़े होते तो ज्यादा रकम शायद उन राज्यों को मिलती जिन्हें विकास के लिए ज्यादा बजट की जरूरत है। अब मैं आपको लद्दाख ले चलूंगा, जहां 12 महीने मनाली से लेह को जोड़ने वाली सुरंग का काम शुरू हो गया है, जिसका नाम रखा गया है शिंकुला टनल। प्रधानमंत्री मोदी ने आज इस सुरंग का वर्चुअल फाउंडेशन रखा। इस टनल का बनना देश के लिए क्यों जरूरी है, अब ये समझ लीजिए। शिंकुला सुरंग परियोजना, जिसके तहत यह सुरंग देश की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग होने वाली है, जिस पर करीब 1700 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। यह सुरंग मनाली से करगिल राजमार्ग को 12 महीने चालू रखेगी, यानी बर्फ का असर उस पर नहीं होगा। इस सुरंग के दिसंबर 2025 तक तैयार होने की उम्मीद है। सुरंग 4.1 किलोमीटर लंबी है। सामरिक लिहाज और लद्दाख के आर्थिक विकास के लिए यह सुरंग मील का पत्थर साबित होगी। पब्लिक इंटरेस्ट में आज इतना ही। अब सोमवार को होगी मुलाकात। आगे जरूर देखिएगा 24 घंटे 24 रिपोर्टर। अपना ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।